जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सबको मालूम है, नवोदय विद्यालय का फॉर्म आ गया है। आज हम यहाँ नवोदय विद्यालय की परीक्षा 2020 में जो प्रश्न पूछे गए थे गणित के, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। ये पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है। संख्या 7,88,948 को निकटतम 1,000 तक राउंड ऑफ करने पर प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा। 7,88,948 अब 1,000 तक राउंड ऑफ करने पर, इधर देखिएगा, यानी 1,000 तक राउंड ऑफ करना है। ये लिखा है 8,948। 8,948 1,000 तक राउंड ऑफ करने का मतलब हम इसको, ये 8,948 लगभग 9,000 के आसपास है। 9,000 के आसपास है, तो इसको बच्चों हम लिखेंगे 7, 8 और इसको हम कर देंगे 9,000। 9,000 ये हो जाएगा 7,89,000। तो जो हमको बी विकल्प में दिख रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 7,89,000। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ,500 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक मैदान में 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा तथा 12 मीटर गहरा टैंक खोदकर बनाया गया है। उसमें से निकली मिट्टी को शेष मैदान में एक सार मतलब समान रूप से बिछाने पर मैदान की ऊंचाई मीटर में कितनी बढ़ जाएगी। चलिए बच्चों, एक मैदान है आयताकार। ध्यान से देखिएगा, एक आयताकार मैदान है इस टाइप से। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है 500 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर है बच्चों, 30 मीटर। इसके बीचों बीच एक गड्ढा खोदा गया है। बीचों बीच एक गड्ढा खोदा गया है कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखिएगा। इस गड्ढे की जो लंबाई है 30 मीटर है, 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है ना, 20 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है 12 मीटर है, 12 मीटर। तो हमको बताना है ये यहाँ से गड्ढे से निकली मिट्टी को यदि हम पूरे मैदान पर फैलाएं तो कितना एरिया कवर करेगा, ये हमको बताना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहले तो हम इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 500 और गुणे चौड़ाई है 30। तो यहाँ से आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा 5×3 = 15,000। ये मैदान का क्षेत्रफल है। मैदान का क्षेत्रफल थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लेके इसको बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा। ये जो मैदान है इसी में एक गड्ढा खोदा गया है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं गड्ढा खोदा गया है, तो मैदान का क्षेत्रफल आया 15,000 मीटर स्क्वायर, 15,000। ध्यान से देखिएगा, ये जो आयताकार ये जो गड्ढा खोदा गया है इसकी लंबाई हम देख लेते हैं एक बार। लंबाई है 20 मीटर, लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। ध्यान से देखिएगा, इसकी लंबाई 30 है और चौड़ाई 20 है और गहराई 12 मीटर है, गहराई 12 मीटर। तो ये इस मैदान पे जो एरिया कवर करेगा उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो 30 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। कितना आ जाएगा बच्चों, 600। ठीक है। अब इससे जो मिट्टी
मिट्टी जो निकलेगी ये 12 मीटर गहरा भी है, 12 मीटर, ये 12 मीटर है। तो जो मिट्टी निकलेगी उसका हम आयतन निकाल लेते हैं। तो मिट्टी निकलेगी, ये घनाभ के आयकर है, तो घनाभ के आयतन के बराबर ही मिट्टी निकलेगी। तो जो मिट्टी होगा, मिट्टी का आयतन हम निकाल लेते हैं, यानी मिट्टी का आयतन मिट्टी का आयतन जो होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है 30 गुणे चौड़ाई है 20 गुणे गहराई या ऊंचाई है 12। तो यहाँ से देखेंगे हम 3 दूना 6 और 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 दूनी 24, 24 तियाँ 72, 72 के आगे 2 जीरो। यह किसका? मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन ये 30, 20 और 12, ठीक है। ये मीटर क्यूब ये मिट्टी का आयतन आया। अब यही 7,200 मीटर क्यूब जो मिट्टी है यही पूरे मैदान पे फैला दी गई है। लेकिन जहाँ जो गड्ढा जितने में गड्ढा खोदा गया है उस स्थान को छोड़कर, तो गड्ढा कितने क्षेत्रफल में खोदा गया है? 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर में। और पूरा खेत कितने में है? 15,000 मीटर स्क्वायर में। तो जो मिट्टी है वो 600 मीटर स्क्वायर जितने में गड्ढा है उतने में नहीं फैलाई गई है, बाकी सभी स्थान पे फैलाई गई है। तो हम क्या करेंगे? 15,000 में से 600 घटा लेंगे। जब 15,000 में से 600 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 14,400 मीटर स्क्वायर। यानी जो मिट्टी फैलेगी ये 7,200 मीटर क्यूब मिट्टी जो फैलेगी वो 14,400 मीटर स्क्वायर एरिया में फैलेगी। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करके बता देते हैं, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो हमारी जो मिट्टी फैलनी है वो 14,400 मीटर स्क्वायर में फैलनी है। और कितनी मिट्टी फैलनी है? 7,200 मीटर क्यूब ये मिट्टी फैलनी है। ध्यान समझिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ से हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं जो मिट्टी हमारी फैलेगी वो h ऊंचाई तक फैलेगी, इस एरिया में h ऊंचाई तक। तो हमें इसी h का मान निकालना है, क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, 1 0, यहाँ से 1 0, ये 72, 1 72 और 72 दूना 144, ये सीधा फार्मूला 72 का पहाड़ा 2 बार। अब जो यहाँ से 2h = 1 मीटर आया, 1 मीटर, तो h = आ जाएगा हाफ मीटर, हाफ यानी 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मीटर। यानी जो मिट्टी होगी, वो पूरे मैदान पे आधे मीटर, आधा का मतलब 0.5 मीटर की ऊंचाई तक फैलाई जा सकती थी। तो इसका उत्तर है 0.5 मीटर। लौट चलते हैं हम फिर प्रश्न के ऊपर, अपने प्रश्न के ऊपर लौटते हैं। तो 0.5 मीटर में ही ऊंचाई पूछी थी, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.5, जो कि बी विकल्प में हमको दिख रहा है। आगे चलते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न घनाभ का था, बहुत ही अच्छा प्रश्न। आगे चलते हैं, ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। चलिए, 8, 10 तथा 12 से भाज्य 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमको ऐसी संख्या बतानी है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो और वह संख्या 8, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाज्य भी हो। तो 8, 10 और 12 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले हमको 8, 10 और 12 का एलसीएम चाहिए, यानी लासा। तो हम देखते हैं 8, 10 और 12 का लासा, 8, 10 और 12
इसका एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लीजिएगा बच्चों आप लोग। एलसीएम इसका आता है 120 इसका एलसीएम निकालना आप लोगों को आता है। एलसीएम आता है इसका 120। अब हमको निकालना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 10 और 12 से विभाज्य होगी, जो संख्या 120 से भी विभाज्य होगी वो संख्या, यानी 120 से जो विभाज्य होगी वो 8, 10 और 12 से भी विभाज्य होगी। तो हम देखते हैं 120 को हम कैसे 4 अंकों के आसपास ले जा सकते हैं। देखते हैं, अगर हम इसमें 10 का गुणा कर दें 120 में, अगर 10 का गुणा कर दें बच्चों, तो ये बन जाएगा 1200, जो कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अगर हम 100 से गुणा करें, ध्यान से देखिएगा, अगले पेज पे लेके बता देता हूँ। अगर हम 120 में 100 से गुणा कर दें, 100 से, तो ये बन जाएगा 12 के बाद 3 0। अब ये 5 अंकों की संख्या बन गई। हमको 5 अंकों की नहीं चाहिए, हमको 4 अंकों की चाहिए। यानी 100 से गुणा किए, हम ज़्यादा से गुणा कर दिए। अब कम से कुछ गुणा करते हैं, 9 से गुणा करते हैं, 90 से। तो 120 में अगर 90 से गुणा करेंगे, 90 से, तो 12 9 108, ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी हम 80 से गुणा करते हैं, 80 से, 12 8 96, तो 9 6, उसके बाद 2 0, 9600। यानी अभी भी हम 120 जोड़ सकते हैं इसमें। कितनी बार? अभी हम ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, यानी 9999। इससे कम ही रखना है। अभी हम 120 इसमें 3 बार जोड़ सकते हैं, यानी 120 या 360 और भी इसमें हम जोड़ सकते हैं, 360। जब 360 इसमें जोड़ेंगे तो 9600 और 300, 9960 आएगा, 9960। अब हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे वह संख्या हमारी 5 अंकों में चली जाएगी। तो हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9960। क्योंकि इससे जैसे हम एक ऊपर ले जाएंगे, 120 इसमें जोड़ेंगे, वह संख्या हो जाएगी 10,080, जो कि 5 अंकों में आ जाएगी। हमको 4 अंकों की संख्या बतानी थी, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी, तो इसमें उत्तर हो जाएगा 9960। चलिए बच्चों, इसका वो देख लेते हैं सलूशन, क्या विकल्प सही होगा इसमें। तो इसका उत्तर आ जाएगा 9960, जो कि हमारे डी विकल्प में दिख रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न चलते हैं। 42, 70, 98 और 126 का मासा यानी HCF क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, जूम कर लेते हैं इस प्रश्न को। HCF की सबसे आसान विधि, जैसे आप लोग लगाते थे वैसे नहीं लगाना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, HCF तो आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन हमको जल्दी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे न्यूनतम, 2 संख्याओं में न्यूनतम अंतर कहाँ आ रहा है। जैसे 42 और 70 में न्यूनतम अंतर निकालना है हमको। 42 और 70 में अंतर आ जाएगा 28 का, और 70 और 98 में भी अंतर आ रहा है 28 का, और 98 126 में भी अंतर आ रहा है 28 का। तो यहाँ पे सब जगह 28 का ही अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे वो ट्रिक नहीं लग पाएगी, लेकिन फिर भी देखिएगा 28। अब या तो हमारा उत्तर अंतर के बराबर आएगा, यानी या तो अंतर का कोई गुणनखंड आएगा। तो देख रहे हैं हम, यानी इससे बड़ा नहीं आएगा। या तो उत्तर हमारा अंतर के बराबर आएगा, या तो इससे छोटा आएगा। इससे बड़ा उत्तर हमारा नहीं आएगा, और 28 से बड़ा कोई उत्तर है भी नहीं विकल्प में। तो यहाँ से हम किसी ऑप्शन पे नहीं जा पा रहे हैं। अब देखते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। तो 28 का फैक्टर जब करेंगे तो 14 होगा, 7 होगा, और फिर 2 होगा, ये फैक्टर होंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर इन्हीं में से होगा। अब 28 तो होगा नहीं, ठीक है। अब 14 देखते हैं। 14 देखते हैं, 14 से अगर सभी संख्याएं कट जाएंगी तो उत्तर हमारा 14 होगा। हम ऊपर से बढ़ेंगे, यानी बड़े से बढ़ेंगे, क्योंकि HCF पूछा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। ऊपर से बढ़ेंगे, 14 है, 14 से 42 कट जाता है, 14 से 70 कट जाता है, 14 से 98 ये भी कट जाता है, 14 से
126 ये भी कट जाता है, तो हमारा उत्तर यहाँ पे 14 हो जाएगा। अगर 14 से सभी संख्याएं नहीं कटती तो हम 7 से देखते, 7 से सभी संख्याएं नहीं कटती तो हम 2 से कटते, ऊपर से देखते आएंगे यानी बड़ी संख्या से देखते आएंगे, जहाँ भी हमको सारे दिए हुए नंबर कटते मिलेंगे वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर आएगा बच्चों 14। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पेज नंबर 8। ये प्रश्न 20 से कम सभी आभाज्य संख्याओं का योग बताना है। देख लेते हैं, 20 से कम पहले हम सभी आभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 20 से कम आभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 17 के बाद 19। अब हम इसको जोड़ लेंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 19 में 17 जोड़ेंगे 36, 36 में 13 जोड़ेंगे 49, 49 से 1 50, 50 10 60, 60 7 67, 67 और 5 72, 72 3 75, 75 2 77। तो इसका उत्तर आएगा 77। ये सब जब हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 77, जो कि हमारे सी विकल्प में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। एक सवारी गाड़ी एक रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी के चलने के 6 घंटे बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की चाल बताना है। यानी हमको सवारी गाड़ी की चाल दी हुई है, समय भी दिया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे दूरी। तो दूरी बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है समय 4 घंटा, क्योंकि 4 घंटे में पकड़ लेती है ये बोला गया है। 4 इसका जब हम निकालेंगे तो 320, 8 चौक 32, 320 किलोमीटर आ जाएगा। किलोमीटर 320 किलोमीटर। यहाँ पे समझिएगा, ये एक स्टेशन है, यहाँ से पहले मालगाड़ी चली, किस स्पीड से चली वही हमको निकालना है। फिर मालगाड़ी के चलने के 6 घंटे बाद यहाँ से एक सवारी गाड़ी चली। अब सवारी गाड़ी भी 4 घंटे चलने के बाद इस मालगाड़ी को पकड़ पाती है। बात को समझिएगा, जब मालगाड़ी चली उसके 6 घंटे बाद सवारी गाड़ी चली, और सवारी गाड़ी चलने के बाद 4 घंटे बाद ये मालगाड़ी को पकड़ पाई। यानी मालगाड़ी टोटल कितने समय ट्रेवल की, यानी यात्रा की, तो 6 घंटा पहले और 4 घंटा बाद में, यानी कुल 10 घंटे मालगाड़ी ने यात्रा की। और 10 घंटे में कितनी दूरी तय की, 320 किलोमीटर। तो हमको चाल बताना है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसकी चाल यहाँ से हम निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। थोड़ा सा इसको हम इसे कर लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी है 320 और समय हमने निकाला 10 घंटा। तो यहाँ से हम काटेंगे 32 बार जाएगा, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 32 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल होगी, मालगाड़ी की। और मालगाड़ी की ही चाल हमको बताना था किलोमीटर प्रति घंटा में, जो कि डी विकल्प में है 32 किलोमीटर घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कौन सी राशि 3 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1170 रुपये हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, यानी हमको मिश्र धन दिया है, हमको ब्याज का फार्मूला पता है, मिश्र धन दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मूलधन मान लेंगे, हम मान लेंगे मूलधन P, यानी हमको जो ये मिश्र धन दिया है ये ब्याज और उसको मिला के दिया है मूलधन को। तो ये हमारा मूलधन P और प्लस इंटरेस्ट इसमें मिला के दिया है। एक मिनट, इसको
इरेज कर लेते हैं। इरेजर। हमारे पास जो फार्मूला है वो ब्याज का है, सिर्फ ब्याज का। ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू रेट यानी आर इंटू टाइम टी अपॉन 100। ये होता है हमारा इंटरेस्ट का फार्मूला। लेकिन हमको यहाँ जो दे दिया गया है इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल दे दिया गया है। हमको यहाँ से केवल ब्याज का फार्मूला मालूम है, तो हम यहाँ से सिर्फ ब्याज निकाल लेंगे। तो हमारा जो ब्याज आएगा, ब्याज वो आ जाएगा 117 माइनस प्रिंसिपल। ये हमारा केवल ब्याज आया, ब्याज। अब यहाँ से हम ब्याज बराबर फार्मूला लगा देंगे। अगले पेज पे लेके बता देता हूँ इसको। हमारा जो ब्याज आया 1 कितना था, 1170 है। एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। ये 1170 है। ये 1170 माइनस पी, ये हमारा ब्याज है। ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू आर। रेट दिया है कितना, देख लेते हैं। रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 3 ईयर। रेट है 10% और टाइम दिया है 3 ईयर अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इस 10 का गुणा हम इधर कर लेंगे, इधर तिरछा गुणा कर लेंगे। 10 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 11700 और माइनस 10 पी इज इक्वल टू, ये माइनस है बच्चों, इज इक्वल टू 3p। अब ये 3p उधर जाएगा और 3p की तरफ, 10p उधर जाएगा 3p की तरफ, तो हो जाएगा 13p इज इक्वल टू 11700। अब यहाँ से p इज इक्वल टू निकलेगा, p इज इक्वल टू 11700 अपान में 13। जब 13 से भाग देंगे तो 13 9 117, यानी ये 900 आ जाएगा। 900, ये हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा 900। तो यहाँ से जो हमारा मूलधन निकला, वो निकला 900 रुपये। 900 रुपये देख लेते हैं। तो मूलधन ही पूछा था, कौन सी राशि होगी, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 900 रुपये। 900 को सही कर देंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कुछ दूरी किसी निश्चित चाल से तय की गई है। चलिए मान लेते हैं ये एक दूरी है। ये कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित चाल से, ये दूरी को मान लेते हैं हम 2x है, 2x किलोमीटर, ठीक है। और यदि एक निश्चित चाल से तय की गई है, ये y किलोमीटर प्रति घंटे से तय की गई है। तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं इसका। समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, दूरी है 2x बटे चाल है y। यहाँ से हमारा समय आ गया 2x अपान y। अब आगे कहा जा रहा है यदि इससे आधी दूरी, अब दूरी इसकी आधी हो गई। अब दूरी कितनी हो गई, इसकी आधी। इसकी आधी का मतलब पहले 2x था, अब x हो गया। अब दूरी इसकी आधी हो गई और समय दुगना लग गया। समय पहले था 2x बटे y, अब हो जाएगा इसका दुगना यानी 4x बटे y। 4x बटे y, अब ये समय हो जाएगा और दूरी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी x है बटे
समय है 4x/y, 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 ये x से x कट जाएगा, यानी y/4 आ जाएगा। अगले पेज पे y/4 आ जाएगा। इसका समय आ जाएगा, समय इसके लिए आ जाएगा y/4, और उसको समय y लग रहा था, तो पूछा गया है इस समय का उस समय से अनुपात, यानी उसका अनुपात था, समय था y, इसका अनुपात है y/4। यहाँ से निकालेंगे हम, इस y से ये y कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 वो सॉरी उल्टा हो गया, इसका इससे अनुपात पूछा गया है, इसका अनुपात, इसका अनुपात y/4 का पूछा गया है y से, ये y कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4 अनुपात 1 आया, ये बराबर हो जाएगा 1/4 के। इस 4 का इधर गुणा हो जाएगा, इस 4 का इधर गुणा हो जाएगा, इसका उत्तर आएगा बच्चों 1/4, 1/4। देख लेते हैं किसी विकल्प में है कि नहीं, ये 1/4, ये पहले विकल्प में है 1/4, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, ये देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। एक वर्गाकार पार्क में 30 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का लगभग की लागत 7,200 रुपये है। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्ग ड्रा ही कर लेते हैं, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ठीक है। इसकी लागत जो है 30 रुपये प्रति मीटर की लगवाने का 7200 रुपये आया। ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसकी जो लागत आई बाड़ लगवाने की 7200 रुपये आई, और 1 मीटर में 30 रुपये लगते हैं, तो कितने मीटर बाड़ लगाई गई होगी ये पहले हम निकाल लेते हैं। तो कितने मीटर बाड़ लगवाई गई होगी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 7200/30, 30, 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से 3 दूना 6, 1 7 12, 3 चौका 12, ये आ जाएगा 240, यानी 240 मीटर तार, 240 मीटर तार या जो भी लगाया गया हो, डोरी या जो भी लगाई गई हो, इसके चारों ओर हमने घुमाया है। एक बार समझा देते हैं हम इसको, एक बार समझा देते हैं, यानी इसके चारों तरफ इस टाइप से हम इस टाइप से 240 मीटर के तार या डोरी जो भी बांधे हैं, 240 मीटर है, 240 मीटर। अब ध्यान से समझिएगा, अगर 240 मीटर है तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम यहाँ से एक भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। एक भुजा की लंबाई जो आएगी वो 240/4 होगी, 240/4। तो यहाँ से हमको भुजा पता चल जाएगा, 4 × 24 यानी 60 मीटर, 60 मीटर। ये भुजा आ गई किसकी, वर्ग की। अब वर्ग की भुजा हमको मालूम है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया। एरिया होता है भुजा गुणे भुजा, यानी 60 × 60, 60 × 60। जब 60 में 60 का गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। कितना, 3600, 3600, 3600। अभी आ जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये विकल्प बी में है, 3600 वर्ग मीटर, ये विकल्प बी, इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न था ये वर्ग का। अगला प्रश्न प्रतिशत से है। अगला प्रश्न बच्चों प्रतिशत भी आप लोग करवा चुका हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ये ठीक है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। थोड़ा इसको हम समझा देते हैं। जैसे हम कहें कोई बच्चा 50 नंबर के पेपर में
कोई बच्चा 50 नंबर के पेपर में 25 नंबर पाता है, कितना पाता है 25, यानी प्राप्तांक बटे पूर्णांक, और गुणते हैं जब उसमें 100 से कर देते हैं तो ये परसेंटेज में बदल देता है, परसेंटेज में। तो यहाँ से 50 दूना 100 और 25 का गुणा 2 में यानी 50, यानी वो 50% नंबर पा जाता है। इसी प्रकार से यदि हम कहें कि 25 नंबर के पेपर में कोई 12 नंबर पाता है या 15 नंबर पाता है, उसका परसेंट निकालने को कहें तो हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 25 चौका 100, 4 आ गया, और 15 को 4 से गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा, यानी वो 60% नंबर पाता है। तो इसी प्रकार से हमको बताना है पूरे दिन में 36 मिनट कितना परसेंट होगा। अगले पेज पे लेके बता देता हूँ। तो 36 मिनट का बताना है हमको और पूरे दिन का बताना है। पूरे दिन में हम 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। दोनों की यूनिट हमको सेम रखनी है, यानी ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट आना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको काट देते हैं। जो 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36, और गुणते में इधर 100 चलेगा ही, 100 चलेगा ये। अब हमको इससे काटना है, 3 से काटेंगे 60 को 20 बार, 20 तियाँ 60। अब जो हम ऊपर बचा 100 बटे नीचे 40, 100 बटे 40, यहाँ से 100 बटे 40, इसको काटेंगे, ये 10 बटे 4, 4 दूनी 8, 2 10, 2 10, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 2.5%, 2.5% हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक बच्चों, यानी 36 मिनट पूरे दिन का कितना परसेंट होगा, 2.5%। देख लेते हैं 2.5%, तो ये ऑप्शन बी में है 2.5%। आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 32 मिनट का हो गया। चलिए थोड़ा धैर्य बना के देखिएगा, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए लास्ट सवाल, यही इसके आगे कल बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अभी भी इसमें 9 सवाल हैं, ये बताने के बाद। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो ये विभाज्यता के नियम पे है, डिविजिबिलिटी रूल पे। तो ये अभी मैं कराया नहीं हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ और ताकि आसानी से कराया जा सके। ये मैं विभाज्यता के नियम अभी करवाया नहीं हूँ। 11 का विभाज्यता नियम लगेगा। 11 का विभाज्यता नियम कहता है कि एकांतर अंकों का योग का अंतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर अगर 11 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ 3 है, 3, इसका एकांतर, एकांतर मतलब एक अंक छोड़ के, 3 का एकांतर 8, 8, 8 का एकांतर 9, 9 का एकांतर 2, यानी 1 का अंतर, 1 का अंतर। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो 3 8 11, 11 9 20, 20 2 22, यानी यहाँ पे आया 22। कितना आया 22। उस 22 का हम अंतर निकालेंगे किसके साथ, अब जो बचे हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, जो बचे हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। क्या क्या बचा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 7। जोड़िए, 7 5 12, 12 4 16 और 16 3 19, 19। तो 22 में से हम 19 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 3 आएंगे, 3 3। तो देखेंगे क्या 3 11 से कट रहा है, तो 3 11 से नहीं कट रहा है, यानी यह संख्या 11 से नहीं कटेगी, पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। हमारा उत्तर ये नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन, यहाँ भी एकांतर अंकों का योग निकालते हैं। तो 5, 5 का एकांतर 9, 9 का एकांतर 7 और 7 का एकांतर 8। इनको जोड़ते हैं, 5 9 9 5 14, 14 7 21, 21 8 29, कितना 29, यानी 29, 29, 29 को हमको माइनस करना है किससे, 5 एकांतर 5 का, सॉरी 5 तो ले लिए, 5 तो ले लिए, 0 0 लग जा भाई, पेन लेना पड़ेगा, 0 0 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9। जोड़ते हैं, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 3 6 9 और 9 9 18, 9 9
18, यानी 29 में से हम कितना घटाएंगे? 18। कितना आएगा? जब 29 में से 18 घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा 1 और 2 में से गया 1। ये देखिए 11 आ गया। 11 11 से विभाजित है, यानी यह संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी। हमारा उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, हमको दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक करेंगे तो भी यहाँ पे 11 से विभाजित नहीं होंगे था, क्योंकि हम उत्तर पा गए हैं। उत्तर इसका बी विकल्प आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन देखिएगा फिर से परसेंटेज का, जो कि बहुत ही आसान है, जिसको करा चुका हूँ मैं, क्लास में भी इसको करवाया हूँ। जूम कर लेते हैं यहाँ से। यदि एक संख्या का 15% 60 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा। आप संख्या कुछ मान लीजिए। इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक संख्या मान लीजिए, आप कोई संख्या मान लेते हैं, वह संख्या ए है। ए तो कह रहे हैं ए का 15%, 15% मतलब 15/100, 15/100 यह किसके बराबर है? 60 के बराबर है। 60 के बराबर है। ठीक है, तो वह संख्या यानी ए का मान निकालना है। तो हम यहाँ से 15 से 60 को काट देंगे 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 15 चौका 60। अब ये 100 नीचे है, इधर गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा, 100 का गुणा 4 में, तो ए बराबर आ जाएगा 400। 400 400 यहाँ से उत्तर हमारा आ जाएगा 400। एक दूसरे प्रकार से भी हम इसको कर सकते थे। थोड़ा सा इसे करके बताएंगे। एक दूसरे प्रकार से भी हम इसको कर सकते थे। जब 15% 60 के बराबर है, 15% हमारा, एक मिनट, जब हमारा 15% 60 के बराबर है तो हमारा 1% किसके बराबर होगा? 1% हमारा किसके बराबर होगा? ये 60/15 के बराबर हो जाएगा। 60/15 के कितना आएगा? 15 चौका 60, यानी 1% आएगा 4 के बराबर। 1% 4 के बराबर। तो किसी संख्या का पूरा होता है 100%, तो 100% का मान निकाल देंगे। 100% बराबर आ जाएगा 4 × 100 यानी 400। इस प्रकार से भी हम उत्तर को निकाल सकते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 52 था। 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 इसको जूम कर लेते हैं। इसको भी हम दो प्रकार से बताएंगे। लाभांश आपको पढ़ाया गया बच्चों। लाभांश से सवाल है। एक व्यक्ति ने वस्तु को 7,200 रुपये में क्रय मूल्य बेचकर, यानी 7,200 रुपये में बेचकर, यानी ये जो विक्रय मूल्य आएगा ये 7,200, विक्रय मूल्य बेचकर क्रय मूल्य का 1/4 भाग हानि उठाई, यानी जो हानि उठाई वो क्रय मूल्य का 1/4 भाग है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्रय मूल्य ही बताना है। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य पहले लगा के बता देता हूँ, फिर ऑप्शन से बताऊँगा। क्रय मूल्य मान लेते हैं कुछ। क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया मान लीजिए। ठीक है, तो हमको ये x का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है जो ये हानि हुई ये क्रय मूल्य का 1/4 है, यानी जो हानि हुई, हानि बराबर क्रय मूल्य का 1/4, और क्रय मूल्य है कितना? x का 1/4 x/4। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमको। हानि निकालने के लिए बच्चों पता है हानि बराबर क्या होता है। हानि कब होती है? जब ज़्यादा में खरीदी जाए और कम में बेची जाए, यानी क्रय माइनस विक्रय। तो क्रय मूल्य है हमारा x माइनस विक्रय कितना है? 7,200 रुपये। ये हमारा आ गया किसके बराबर? यही तो हानि होती है। इसको हम x/4 के बराबर कर देंगे। x/4 के बराबर कर देंगे। यहाँ से हम फिर वही तिरछा गुणा कर लेंगे। तो 4 का गुणा x में कितना आ जाएगा? 4x। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इसको। 4 का गुणा x में आ जाएगा 4x। 4 का गुणा x में आ जाएगा 4x। ठीक है, तिरछा गुणा, और 4 का गुणा जब 7,200 में करेंगे तो 0 0 और 4 दूनी 8, और ये 4 7 28, ये आ जाएगा बच्चों। ये बराबर 1 का गुणा x में करेंगे, सिर्फ x बचेगा।
अब इस 4x को इधर भेजेंगे और 28,800 को उधर भेजेंगे, बराबर के उधर। जब 4x में से 1x घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 3x बच्चों। कितना आ जाएगा? 3x। 3x बराबर अभी आ जाएगा 288,000,000। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 288,000 और बटे 3। कितना? 3। जब इसको काटेंगे तो 3 से, तो 3 9 27, 3 9 27, 1 28, 18 हो जाएगा और 3 6 18। उसके बाद 2 जीरो बचेंगे। कितने जीरो? 2 जीरो। तो इसका उत्तर आ जाएगा 9,600। यही क्रय मूल्य होगा 9,600, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको हम एक दूसरे प्रकार से सोच सकते थे। ध्यान से देखिएगा, जब भी हानि होगी तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। तो यहाँ से देखिए, हमको क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य पूछा था, तो पहला ऑप्शन हम ऐसे गलत काट देते क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जा रहा है, तो पहला उत्तर हम नहीं दे सकते थे। दूसरा विकल्प ऑप्शन बी 8,000 दिया है, 8,000 का 1/4 करेंगे तो 2,000 आएगा। 2,000, तो 8,000 में से 2,000 घटाएंगे तो क्या 7,200 आता? 6,000 आता। इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, क्रय मूल्य का 1/4 जब घटाने पे तो 7,200 आना चाहिए। क्रय मूल्य का 1/4 करेंगे, 9,000 का 1/4, 9,000 का 1/4, 1 मिनट, जब हम 9,000 का 1/4 यानी 4 से भाग करते तो कितना आता? 4 दूनी 8, 1 9 10, 4 दूनी 8, 2 10, 2 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे, ये 2,250 आता। 9,000 में से हम 2,250 घटाते तो भी हमारा उत्तर 7,200 नहीं आता। एक ही ऑप्शन बचता 9,600। हमको इस प्रकार से भी कर सकते थे। तो यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। इसका उत्तर है 9,600। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 दशमलव का खेल है। इसमें दशमलव का खेल है। पहले इसको जूम कर लेते हैं। कुछ करना नहीं है इस प्रश्न में, कुछ करना नहीं है, बस दशमलव इधर उधर करना है। इधर देखिएगा, जब हम 2 5 3 में 69 यानी 69 9 का गुणा करते हैं तो आता है कितना? 17,457। 17,457 ये हमारा आता है, 17,457। तो अब कुछ नहीं करना है, 17,457 को भाग दे देना है किससे? 253 से। अब 17,457 को भाग दे देना है किससे? 253 से। 253 से जाहिर सी बात है उत्तर तो सिर्फ 69 ही आएगा। 69 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि पक्षांतर ही किया गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल पूछा गया दशमलव, यहाँ से 1 7 4 5 7 को किससे भाग दिया जाए? दशमलव 2 5 3, 2 5 3 से। अब उत्तर क्या आएगा ये पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, जब इसको खिसकाएंगे देखिएगा नीचे दशमलव कितने स्थान बाद है? हम दाहिने तरफ से गिनते हैं, यानी इकाई की तरफ से गिनते हैं, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, यानी 3 स्थान पे दशमलव है। दशमलव कितने स्थान पे है? 3 स्थान पे। 3 स्थान पे यहाँ पे हमारा दशमलव कितने स्थान पे है? 3 स्थान पे। अब ऊपर भी हम दशमलव 3 स्थान, ऊपर दशमलव 5 स्थान पे है, तो नीचे से हम दशमलव गायब करके 3 स्थान इधर भी खिसका देंगे। इसको कहाँ गया पेन, इरेजर। ठीक है, अब नीचे से हम दशमलव गायब कर देंगे, यानी हम दशमलव 3,000 दाहिने खिसका दिए, तो ऊपर से भी दशमलव गायब होके 3 स्थान दाहिने आ जाएगा। 3 स्थान दाहिने आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी 4 और 5 के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे 174.57 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हमारे रिजल्ट में भी दशमलव कहाँ आ जाएगा? 2 स्थान पे आ जाएगा, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा हमारा। 0.69
9, यहाँ भी यहाँ आ जाएगा 0.69। कहाँ है? बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, इसका उत्तर बी आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब दशमलव का खेला है, दशमलव इधर उधर करना है। दशमलव का गुणा भाग, दशमलव का गुणा भाग। अगले प्रश्न पे जूम कर लेते हैं इसको। वह छोटे से छोटा भिन्न जो 29/12 प्लस 15/16 माइनस 4/3 में या तो जोड़ा जाए या उससे यह भिन्न घटाई जाए तो उत्तर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए इसको देखते हैं। भिन्न लिखी है, भिन्न लिखी है 29/12। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं सीधा सीधा। जो भिन्न लिखी है उसको जोड़ लेते हैं सबसे पहले। उसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 12 और 16 और 3 का एलसीएम 48 और 12 चौका 48। अब 4 का गुणा 29 में करेंगे। 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 116 प्लस 6 का 16 पहाड़ा 48 में 3 बार और 15 तियाँ 45, फिर माइनस 3 से 48 16 बार और 16 चौका 64, इतना 64 बराबर। ये देखिएगा 116 और 45, 45 और 16, 45 और 16 61, 161 माइनस 64/48, इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 97/48, 97/48। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, पूछा जा रहा है ये जो आया 97/48, ये इससे हम ऊपर प्रश्न को खिसकाते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा, वह छोटे से छोटा भिन्न जो इसमें या तो जोड़ें। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या जोड़ेंगे हम इसमें? अथवा से क्या घटाएं, यानी इससे क्या घटाएं कि उत्तर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें से हम क्या घटा देंगे कि उत्तर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक विकल्प है 7/12। क्या इसमें से 7/12 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा पूर्णांक? नहीं आएगा। 31/12 ये भी नहीं आ जाएगा। एक है ऑप्शन सी 1/48, 1/48। अगर 1/48 हम इसमें से घटा दें तो उत्तर हमारा आ जाएगा क्या? 96/48। कितना? अगर 1/48 हम घटा दें तो आ जाएगा उत्तर 96/48 ना, 48। अब ये पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग में पूर्णांक बन गया, क्योंकि 48 दूना होता है 96। उत्तर आ जाएगा 2। तो एक विकल्प ये सही हो सकता था। प्रश्न यहाँ पे पूछना चाहिए था, या तो एक चीज़ पूछना चाहिए था, या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए, क्योंकि ये विकल्प भी सही हो रहा है। ये विकल्प अगर हम जोड़ दें उसमें 97/48 में 97 में अगर हम 47 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 144, 144/48, 144/48। तो यहाँ भी पूर्णांक बन जाता, क्योंकि